तो हमारी ये सीरीज़ चल रही है जर्नल की बारीकियों को समझने की। एक सिंपल जर्नल हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अब उसकी जो छोटी छोटी डिटेलिंग होती है हम उस पर काम कर रहे हैं। तो ये जो लेक्चर है ये डेडिकेट करता है बैड डेट्स रिकवर्ड, रिबेट, परचेज रिटर्न। जैसे परचेज रिटर्न है वैसे ही सेल रिटर्न भी होता है। जो न्यूमेरिकल मैंने उठाया है उसमें सेल रिटर्न का वो नहीं है, तो इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब हम शुरू करते हैं। तो ये है न्यूमेरिकल जो हमने उठाया है। हम पूरे को एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और साथ में सॉल्व करते जाएंगे। सोल्यूशन नीचे ही दिया हुआ है, उसी से चेक करते चले जाएंगे। ठीक है, तो पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ आकाश एंड कंपनी। तो बुक्स किसकी बन रही हैं? आकाश एंड कंपनी। तो देखो सोल्यूशन में पहली चीज़ लिखी है जर्नल ऑफ आकाश एंड कंपनी। इसके बाद जर्नल का फॉर्मेट आ गया, डेट है, पर्टिकुलर्स है, लेजर फोलियो है, डीआर है, सीआर है। क्लियर? चलते हैं। मई का महीना है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो 3 मई 2025 की ये पहली एंट्री है, 3 मई 2025। तो यहाँ आ गया 3 मई 2025। 2025 बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने एक बार लिख दिया है। चाहे तो मे भी आप बार बार नहीं लिखे, आप 2025 के बाद ही MAY मे भी लिख सकते हैं, तो सिर्फ आपको डेट लिखनी पड़ेगी, आपका वो टाइम सेव हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सोल्ड गुड्स टू योगेश। योगेश को आपने माल बेचा, लिस्ट प्राइस था 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। बहुत सिंपल, आपको सब चीज़ अच्छे से आती है। 50,000 का माल है। और अच्छा, अब एक चीज़ और बताऊंगी, कई बार ऐसा क्या होता है कि जब हम यहाँ के आगे की फिगर पकड़ते हैं ना यहाँ, तो हमको धोखा हो जाता है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप एक स्केल रखें हाथ में, रूलर जो होता है ना, फुट्टा जिसको बोलते हैं, वो रखिए और यहाँ से मिलान करते चलिए कि ये एग्जैक्टली कौन सी फिगर के आगे आ रहा है, तो उससे आपकी फिगर में मिसमैच नहीं होगा। ठीक है, तो अभी योगेश वाली फिगर के आगे जो हम 3 मई वाली एंट्री बात कर रहे हैं, इसके आगे इन्होंने कोई फिगर नहीं लिखी है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बता रहा है कि 50,000 लिस्ट प्राइस था, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, यानी 5,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। एंट्री बनेगी 50 - 5 यानी कि 45 से। आप माल बेच रहे हैं, योगेश माल खरीद रहा है, योगेश आपका डेटर बन गया। तो योगेश एज अ डेटर टू सेल्स 45,000 रुपीज से एंट्री बन गई। साथ में नरेशन लिख दिया, गुड सोल्ड, लिस्ट प्राइस इतना, ट्रेड डिस्काउंट 10%। ये लिखना चाहें, गुड सोल्ड लिखना चाहें, कुछ भी थोड़ा सा जरूर लिख दीजिए। आगे चलते हैं। May 7 की एंट्री है, तो ये आ गई हमारी May 7। सोल्ड गुड्स टू रमन अगेंस्ट कैश। रमन को माल बेचा है, नगद में बेचा है, तो रमन का नाम नहीं आएगा और उसको 2% का आपने क्या दिया? कैश डिस्काउंट दिया। माल कितने का है? ये 5,000 रुपए का। 5,000 के माल पे 2% डिस्काउंट, यानी कि 100 रुपए का डिस्काउंट। तो आपकी सेल हुई, रमन का नाम नहीं आएगा क्योंकि माल नगद में बेचा है। 5,000 की आपने सेल करी, लेकिन उस पर आपको 100% आपने डिस्काउंट अलाउ किया, तो ये डिस्काउंट अलाउड आ गया, ये एक्सपेंस है, डेबिट हो गया 100 रुपए से, और 4,900 कैश एज एन एसेट डेबिट हो गया जो आपने रिसीव किया है। रमन का नाम कहीं नहीं आएगा बिकॉज कैश ट्रांजैक्शन है। डन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आया May 10 का एंट्री, तो ये हमने डाल दिया May 10। अलाउड रिबेट टू योगेश फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज्ड गुड्स। ये यहां मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूं कि डिस्काउंट और रिबेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। डिस्काउंट, अगर आप परचेजर हैं, मान लीजिए आप माल खरीद रहे हैं, तो डिस्काउंट वो चीज़ है जो सेलर ने पैसा कम किया, आपको माल सस्ते में मिला। रिबेट भी वही चीज़ है कि सेलर ने पैसा कम किया, आपको माल सस्ते में मिला। तो कहने का ये मतलब है कि डिस्काउंट अगर आपको मिल रहा है या रिबेट आपको मिल रहा है, दोनों ही आपके लिए रेवेन्यू है, बेनिफिट है, पैसा अल्टीमेटली आपको कम देना पड़ता है। लेकिन अकाउंटेंट के लिए इन दोनों के बीच के डिफरेंस को जानना जरूरी है। डिस्काउंट वो चीज़ होती है जो या आपको खरीदने पे मिली या आपको पेमेंट पे मिली, है ना, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। रिबेट वो उस तरीके का डिस्काउंट है या उस तरीके के पैसे को कम करना है जब या तो माल डिफेक्टिव है, कोई इंफीरियर क्वालिटी का है। कहीं आप बाजार जाते हैं ना, कई बार कोई माल कटा छटा होता है, दुकानदार कहता है चलिए मैं आपको इतना कम करके लगा दूंगा, वो जो उसने कम किया वो डिस्काउंट नहीं है, वो रिबेट है। डिस्काउंट आपको मिलता है या तो खरीदने पे या पेमेंट के टाइम पे। रिबेट आपको मिलता है माल डैमेज है, फिर भी आप एक्सेप्ट कर ले हैं तो हमें आपको ऑब्लाइज कर देता हूँ। माल वो नहीं है जो आपने मांगा था, आपको वाइट कलर चाहिए, उसके पास में येलो कलर है, उसने कहा चलिए मैं सस्ता लगा दूंगा थोड़ा, रिबेट हो गया। या माल की क्वालिटी हल्की है, जैसी आप चाहते थे वैसी नहीं है, उससे कम है। ऐसी किसी भी कंडीशन में जो आपको सप्लायर जो है, जो सेलर है, वो आपको जो ऑब्लिगेशन देता है, आपको जो रिस्पेक्ट, आपको ऑनर देता है मॉनेटरी बेसिस पे, उसे कहा जाता है रिबेट। ट्रीटमेंट सेम है, रिबेट अगर आपको मिल रहा है तो रेवेन्यू है, क्रेडिट होगा,
और रिबेट अगर आप दे रहे हैं किसी को तो एक्सपेंस है, डेबिट होगा। लेकिन लिखने में जब डिस्काउंट लिखा होता है तो अलग ट्रीटमेंट, रिबेट तो अलग ट्रीटमेंट। ठीक है, चलिए अब यहां पर आ जाते हैं। अलाउड रिबेट टू योगेश फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स। योगेश, अब ये देखिए, योगेश को आपने ये माल बेचा पहली एंट्री में 5,000 का, तो आपने उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 45,000 का। उसके बाद योगेश ने फोन किया कि भाई साहब जो माल भेजा है उसमें 2 पीस तो खराब निकल गए। तो उन्होंने कहा चल यार रख लो, मैं तुमको थोड़ा और रिबेट दे देता हूं। तो यहां आ गया रिबेट आपके लिए, क्योंकि आप सप्लायर हैं तो रिबेट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस हो गया। कितने रुपए का रिबेट दिया उसने, 2500 रुपए का रिबेट। तो रिबेट अलाउड एज एन एक्सपेंस टू योगेश 2500। बात समझ में आ गई। डिस्काउंट और रिबेट थ्योरी में भी आता है पूरे 1 नंबर का, इनके बीच का डिफरेंस तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब आ गए हम May 20 में। रिसीव्ड कैश फ्रॉम योगेश ऑन अकाउंट, अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 700। कितना रुपए का उसने पैसा दिया, ये यहां एक वर्ड यूज किया है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का क्या मतलब हुआ, ऑन अकाउंट का मतलब ये हुआ कि उसने बस पैसा आकर के आपके पास जमा करवा दिया है। कोई अकाउंट टू अकाउंट वो क्लियर नहीं कर रहा है, कोई बिल टू बिल वो क्लियरेंस नहीं कर रहा है, किसी और तरीके का प्रॉमिस नहीं कर रहा है। उसके पास में पैसा था योगेश के हाथ में, वो आया और उसने आपसे कहा कि भैया ये जमा ले लो, ये मेरे खाते में चढ़ा देना। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी तुम्हारी लेनदारी है उसमें ये पैसा आप डाल लो, मैं आपको इतना पैसा दिए दे रहा हूं। इसको ऑन अकाउंट कहते हैं, इसका कोई बहुत रेलेवेंस नहीं होता है, बस ये लिखा गया है, ठीक है। सो रिसीव्ड कैश फ्रॉम योगेश ऑन अकाउंट 34,300 वो दे गया और आपने 700 रुपए का उसको डिस्काउंट दे दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने योगेश का खाता फाइनली कितने रुपए से कम किया, आपने कम किया 35,000 रुपीज से। आपने योगेश के खाते में कह दिया कि भाई चल तेरा 35,000 आ गया, मैं मानता हूं, 34,300 आपने कैश दे दिया है, ये मैंने एंट्री कर ली, 700 रुपए मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया। वो ट्रेड डिस्काउंट तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो परचेज के टाइम मिलता है, तो ये कैश डिस्काउंट है, इसीलिए इसकी एंट्री यहां पर लिखी गई है। ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ एक बार होता है जब माल खरीदा जाता है, जिसकी एंट्री हम नहीं करते हैं, नेट करने के बाद बात करते हैं। बाकी सारा डिस्काउंट जब वो लिखा जाता है, बाकी सारा कैश डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो 700 रुपए का आपने उसको कैश डिस्काउंट दे दिया, आपकी एंट्री हो गई क्लोज। अगली एंट्री पे चलें। अब आ जाते हैं हम 20 मई की एंट्री पे। वो क्या कह रहा है, बॉट गुड्स फ्रॉम कबीर, लिस्ट प्राइस 40,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट। 40,000 का माल आपने कबीर से खरीदा जिसपे 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला। 40,000 का 20% निकालना है, 40,000 का 10% निकालिए, 4,000, 20% मतलब डबल कर दो यानी कि 8,000। तो 40,000 के गुड्स पे 8,000 का डिस्काउंट यानी 32,000 रुपीज का आपने कबीर से माल खरीदा। तो परचेजेस अकाउंट दिया टू कबीर 32,000, यहां पर आ गई आपकी डेट, ठीक है, क्लियर। अगला देखिए 22 मई का, गुड्स रिटर्न्ड टू कबीर ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000, नॉट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशन। 4,000 रुपए का माल आपने कबीर को वापस किया क्योंकि वो वैसा नहीं था जैसा आपने मांगा था, वो स्पेसिफिकेशंस मतलब कि जो आपने डिटेलिंग दी थी वैसा नहीं था। अब लिस्ट प्राइस 4,000 का माल आपने वापस किया, क्या आपने लिस्ट प्राइस पे माल खरीदा था? आपने माल जब खरीदा था मई 20 को, तो आपको लिस्ट प्राइस पे 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला था। इसका मतलब 40,000 का माल आपको कितने का पड़ा था, 32,000 रुपए का पड़ा था। अब अगर आप 4,000 लिस्ट प्राइस का माल वापस कर रहे हैं तो वो लिस्ट प्राइस पे क्यों वापस लेगा? बेचते समय तो उसने आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया था, तो वापस लेते समय भी तो उतना ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके वो पैसा लेगा ना आपसे, माल लेगा ना वापस। समझ में आ रही है बात? जब आप माल खरीद रहे थे तो लिस्ट प्राइस पे उसने आपको 20% का डिस्काउंट दिया। 100 रुपए की चीज अगर थी तो उसने 20 रुपए कम करके 80 रुपए में आपको दिया। अब जब आप वही 80 रुपए का माल उसको वापस करने जा रहे हैं तो आपको 80 के बदले में 80 ही तो मिलेगा, पूरा 100 थोड़ी मिलेगा। ठीक सेम उसी तरीके से यहां आ जाइए, 40,000 का माल था जो आपने उससे खरीदा, उसने आपको 20% कम पे दिया यानी कि 32,000 रुपए में दिया। अब उस माल में से अगर एक कोई टुकड़ा आप उसको वापस करने जा रहे हो, जैसे 4,000 रुपए लिस्ट प्राइस का टुकड़ा आप वापस करने जा रहे हैं, तो वो आपको 4,000 के बदले पूरे 4,000 थोड़ी वापस करेगा। जो ट्रेड डिस्काउंट की स्कीम उसने ओरिजिनली चलाई थी वो इस पे भी तो एप्लीकेबल है कि नहीं है? है ना? तो बस
तो 4,000 के बदले में 3200 रुपये वो आपको वापस कर देगा। ये एंट्री है परचेज रिटर्न की। आपने लिस्ट प्राइस 4,000 माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 3,200 इतने का माल उसे वापस किया। किसको वापस किया? कबीर को। तो जो कबीर को ओरिजिनली आपने यहाँ क्रेडिटर खड़ा किया था, वो क्रेडिटर कबीर अब डेबिट हो जाएगा 3,200 से और एंट्री आ जाएगी परचेज रिटर्न अकाउंट में। क्लियर? कोई डाउट? आगे चलते हैं। रिसीव्ड रिबेट फ्रॉम कबीर फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज्ड गुड्स। यार कबीर ने कैसा माल बेचा है? कबीर ने या तो आपको माल स्पेसिफिकेशन वाला नहीं भेजा है या कोई डैमेज भी भेज दिया है। तो जो तो आपके स्पेसिफिकेशन से मिलान ही नहीं करता था, ठीक है, वो तो उसको आपने वापस कर दिया। जो कि 4,000 का माल था, 3200 रुपये उसकी प्राइसिंग थी, आपने वापस कर दिया। कुछ माल ऐसा भी था जो डैमेज था, पर आपको लगा कि तुम थोड़ा सस्ता कर दो तो मैं चला ले जाऊंगा। मान लो वाइट कलर का मांगा था, उसमें हल्का सा ऑफ वाइट टिंट था जो कि डैमेज था, या प्रिंट थोड़ा ओवरलैपिंग था। उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सस्ता लगा दो तो ये मैं खपा लूंगा, इसका मैं चला लूंगा। तो कबीर तो चाहेगा कि जो सेल एग्जीक्यूट हुई है वो खराब ना हो, मगर क्योंकि वो डैमेज गुड्स, इंफीरियर गुड्स, इनके लिए डिस्काउंट दे रहा था, तो इस डिस्काउंट को कहा जाता है रिबेट। और यहाँ पर आप रिसीवर एंड पे हैं तो ये रिबेट आप अर्न कर रहे हैं, ये आपका रेवेन्यू है, तो ये आपके लिए रिबेट रिसीव्ड हो गया। तो कबीर से आपको कितने का रिबेट मिला? 3,000 रुपये का रिबेट मिला आपको, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कबीर टू रेट रिबेट रिसीव्ड 3,000 रुपये। देखिए ये यहाँ हम देख लेते हैं, फिर हम नीचे चलेंगे। ये कबीर अकाउंट दिया टू रिबेट रिसीव 3,000 रुपये। कोई डाउट नहीं? चले आगे, वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसके बाद आ गया पेड टू कबीर ऑन अकाउंट रिसीव्ड कैश डिस्काउंट 200 रुपये। सेम वैसे ही तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है, जैसा ऊपर आपको कोई पैसा दे गया था, योगेश ऑन अकाउंट दे गया था, यहाँ आप कबीर को दे रहे हैं ऑन अकाउंट। हिसाब किताब बाद में करते रहेंगे, अभी फिलहाल तुम ऐसा करो, ये 9,800 रुपये तुमने दे दिए और 200 रुपये का डिस्काउंट मुझे मिल गया। तो आपने उसको 9,800 दिए, उसने आपको 200 का डिस्काउंट दिया, तो अकाउंट कितने से सेटल हो गया आपका? 9,800 प्लस 200, पूरे 10,000 रुपये से आपका अकाउंट सेटल हो गया। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखो, कबीर का खाता आपने क्रेडिट किया हुआ था यहाँ पे, क्योंकि आपने माल खरीदा है कबीर से। कबीर का खाता आपने डेबिट किया, कितने से? कि 10,000 रुपये का हमारा सेटलमेंट हो गया है, जिसमें से 9,800 मैंने तुम्हें नगद दे दिया और 200 रुपये का तुमने मुझे डिस्काउंट दे दिया है। तो यहाँ हमारा खाता 10,000 रुपये पे खत्म हो गया। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। तो हमने क्या क्या टर्म्स अभी देख लिए? रिबेट देख लिया, रिबेट रिसीव्ड, रिबेट अलाउड देख लिया, परचेज रिटर्न भी देख लिया, ठीक है। जैसे परचेज रिटर्न होता है वैसे ही सेल रिटर्न हो जाता है, रिवर्स साइड में बात खत्म। अब आगे चलते हैं, लास्ट एंट्री हमारी May 30 की। अमाउंट ड्यू फ्रॉम योगेश वॉज नॉट रिकवरेबल, इट वॉज टू बी रिटर्न ऑफ। आपने योगेश को माल बेचा, योगेश ने आपको कुछ पैसा ऑन अकाउंट यहां दे दिया था, ठीक। योगेश से कुछ और भी लेना बाकी था आपका। पहले हम हिसाब लगाएंगे कि योगेश से क्या लेना क्या देना बाकी था। उसके बाद वो कहता है कि योगेश से अब जितना पैसा और आना था हमारा, वो अब नहीं आएगा, उसे खत्म कर दो। योगेश भाग गया, योगेश ने कह दिया मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। तो आपके पास दो चॉइसेस है, या तो आप योगेश 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 के नाम की माला जपते रहिए, उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज अ डेटर खड़ा रखिए, या दूसरा, अगर आपको प्रैक्टिकली ये समझ में आ रहा है कि ये पैसा वापस नहीं आएगा, तो बहुत बेहतर है कि इसे बैड डेट्स, डेट मतलब डेटर, बैड मतलब बेकार, वो डेटर जो अब बेकार हो चुके हैं, वो डेटर जिनसे अब पैसा नहीं आना है, वो डेटर जो आपके लिए नुकसान हो चुके हैं, उन्हें बैड डेट अकाउंट में ट्रांसफर करिए और अपने एक्सपेंसेस मान करके उसको खर्चे में लिखकर भगवान का नाम ले लीजिए, जैसे आराम कर दीजिए। आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो योगेश 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 करते रहिए, या बैड डेट में लिखिए और खत्म कर दीजिए। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया? अमाउंट ड्यू फ्रॉम योगेश वॉज नॉट रिकवरेबल, ये तो स्टेटमेंट है। इट वॉज टू बी रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब बैड डेट्स। खत्म करो, योगेश का नाम हटाओ पन्ने में से। अगर कभी होगा तो आ जाएगा पैसा वापस, जब आएगा तो हम बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री डालेंगे, वो बाद की बात है। फिलहाल इसको बैड डेट पे लिखो। तो बैड डेट में लिखने के लिए हमें योगेश से कितना पैसा लेना बाकी था उसकी एंट्री चाहिए। अब अगर उसकी एंट्री चाहिए तो अगर हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, अब आपको क्या समझ में आ रहा है?
अगर आपको कोई चीज़ का बैलेंसिंग फिगर चाहिए तो जर्नल अगर इतना लंबा है तो आप कहाँ खोजोगे? तो बहुत बेहतर होता है कि लेजर प्रिपेयर कर लो। तो यहाँ क्योंकि हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है लेजर, इसलिए हम प्रॉपर लेजर नहीं बनाएंगे, पर हम लेजर के तरीके से ही योगेश के सारे डेबिट एक तरफ जोड़ लेंगे, सारे क्रेडिट एक तरफ जोड़ लेंगे। जब हम उनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कितना उससे लेना हमारा बाकी था। तो उस तरीके से आप योगेश के खाते से आपको कितना पैसा लेना बाकी है वो आपको पता चल जाएगा। उसको आप राइट ऑफ कर दीजिए, मतलब योगेश का खाता आपकी बुक्स में से क्लियर। आप जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी फिगर निकल कर आएगी 7,500 रुपये, जब आप योगेश का लेजर अकाउंट बनाएंगे तो। और उतना पैसा जो योगेश से आपने लेना था उसको आपने ख़त्म कर दिया, मतलब अपने एसेट को योगेश एज अ डेटर जो कि एसेट है उसको ख़त्म कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि बेसिक साइड डेबिट होता है, उसको क्रेडिट कर दिया। और बैड डेट अकाउंट एज एन एक्सपेंस को डेबिट करके आपने योगेश का खाता अपनी बुक्स में से ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब आप कहोगे आपने योगेश का अकाउंट की कैसे निकाला 7,500, वो काम मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि लेजर बनाना मैं आपको सिखा चुकी हूँ। आप योगेश का खाता बनाइए, योगेश का नाम जब जब डेबिट हुआ है, सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं कि सिंपल एंट्री के तहत है तो कैसे होगा, कंपाउंड एंट्री है तो उसको सिंपल में कैसे कन्वर्ट करके एंट्री कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ योगेश के खाते में हम डेबिट करेंगे, जब जब उसको क्रेडिट किया है यहाँ क्रेडिट करेंगे, जो डिफरेंस निकल के आएगा वो ऑटोमेटिकली आपका 7,500 रुपये का फ़र्क निकल के आएगा, जो फ़र्क यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं कोई नहीं छोड़ूंगी, जो ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ उसको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी। तो ये जितने कॉन्सेप्ट यहाँ आपको यूज़ करने हैं, चाहे वो लेजर हो, चाहे बैलेंसिंग हो, चाहे सिंपल एंड कंपाउंड एंट्री हो, वो सारी चीज़ें मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो उनको रिवाइज करके जब आप योगेश का लेजर अकाउंट बनाएंगे तो आप यहीं पर लैंड करेंगे। अंडरस्टूड? आपने योगेश का खाता क्लियर कर दिया, खत्म कर दिया, बात खत्म हो गई, योगेश से ना कोई लेना ना देना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो पैसा वापस नहीं आने वाला है। तो इस तरीके से हमारा ये जो पहले वाला क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। जो एस्पेक्ट्स मैंने डिस्कस किए थे वो सारे यहाँ पर हम बात कर चुके हैं। अब इसमें बचता है बैड डेट रिकवर्ड। अब कुछ टाइम के बाद में योगेश वापस आ गया। अब योगेश के पास उस समय पैसा नहीं था तो उसने मना कर दिया था, भाई ना मेरे पास पैसा है नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अब उसके पास पैसा आया तो उसने कहा भाई मेरे को जिसका पैसा वापस करना है मैं सबका पैसा वापस करूंगा। अब वो 7,500 रुपये लेकर आपके घर पहुंच गया। अब आपका अकाउंटेंट ये सोच रहा है कि योगेश का खाता तो मैं बैड डेट कर चुका हूं, योगेश के नाम पे तो मेरे पास कुछ खड़ा ही नहीं है, योगेश का तो जितना लेना था उतना मैंने बैड डेट में डाल के खत्म कर दिया। अगर मैं इससे पैसा ले लेता हूं तो मैं कैश अकाउंट को डेबिट तो कर दूंगा, कैश अकाउंट डेबिट कर दूंगा क्योंकि पैसा मेरे हाथ में आ रहा है, क्रेडिट किसको करूंगा? मुझे तो किसी से लेना ही नहीं है। योगेश का खाता तो मैं ऑलरेडी खत्म कर चुका, यहाँ क्रेडिट किसको करूंगा मैं? यहाँ कॉन्सेप्ट आता है बैड डेट रिकवर्ड का। जब योगेश ने पैसा नहीं देना था आपने उसे बैड डेट अकाउंट में लिखकर एक्सपेंस मान लिया, खर्चे में लिख दिया। अब जब योगेश आपको पैसा दे रहा है तो आप उसको टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, सिंपल खाता है, जैसा नाम वैसा काम, बैड डेट रिकवर्ड, वो बैड डेट्स जो अब रिकवर हो रही हैं उनके खाते में क्रेडिट कर दीजिए, ये रेवेन्यू बन जाएगा। जैसे आपने इसको खर्चा माना था वैसे ही ये अब आपके लिए प्रॉफिट का काम कर जाएगा क्योंकि आपका डूबा हुआ पैसा रिकवर हो गया। तो ये जो यहाँ पर आपने एक्सपेंसेस ट्रीट किया था यहाँ रेवेन्यू ट्रीट करेंगे तो वो एक्सपेंस का और ये रेवेन्यू का आइटम नलीफाई हो जाएगा। इसे कहते हैं बैड डेट रिकवर्ड। खातों में बहुत सारी एंट्रीज को बहुत लंबे अरसे तक चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको ये पता है कि ये पैसा नहीं आने वाला है तो हम उसको राइट ऑफ करके ख़त्म कर देते हैं, बैड डेट कर देते हैं। कुछ उनमें से वाकई राइट ऑफ हो जाता है, कुछ टाइम के बाद रिकवर हो जाता है। जब रिकवर होता है तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप कैश को, बैंक को, जैसे भी उसने पैसा दिया है, कई बार लोग माल दे जाते हैं, सामान दे देते हैं कि भाई पैसा तो नहीं है लेकिन ये सामान ले, जो भी कुछ है, तो आपने उसको बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर आपका ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड? मज़ा आया? तो एक तो ये बैड डेट हो गया कि जिसमें योगेश ने भाई भाग गया, योगेश क्या हुआ योगेश को पता नहीं, पर वो पता चल गया कि ये पैसा नहीं आने वाला, ये पैसा डूब गया, योगेश ने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं दूंगा पैसा, जो भी रहा हो। इसके अगेंस्ट में एक बैड डेट और भी होता है, इंसॉल्वेंसी। आपने शायद ये वर्ड सुना है कि नहीं, हो सकता है ना सुना हो। हिंदी में इसको बोलते हैं दिवालिया।
और इंग्लिश में बोलते हैं बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंसी। ये क्या चीज़ होती है? इसमें अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास देने के लिए पैसा नहीं है और आपने कोर्ट में, कचहरी में जाकर के ये डिक्लेरेशन ले लिया है कि आपका दिवालिया निकल चुका है, आपके पास देने के लिए पैसा नहीं है, तो कोर्ट आपके सारे लेनदारों को, आपके सारे क्रेडिटर्स को, बाजार में जिस जिसको आपने पैसा देना है उन सबको इन्फॉर्मेशन भेज देता है कि इनका दिवालिया निकल गया है, इनके पास जो माल सामान निकला है उसको हम बेचेंगे, उसको हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे, फिर आपकी टोटल पेमेंट का जो पोर्शन हम आपको दे पा रहे होंगे हम आपको देंगे। मान लीजिए आपने इनसे 100 रुपया लेना था, ठीक है, अब लेकिन इनका माल बिकने के बाद ऐसा आया है कि हम सबको सिर्फ 40% वापस कर सकते हैं, मतलब 100 में से 40 रुपए हम आपको दे सकते हैं। तो आप फिर 40 रुपए ले लोगे और 60 रुपए को बैड डेट डाल दोगे, यही करोगे। तो इसको हम कहते हैं बैड डेट एंड इंसॉल्वेंसी। अब हम एक न्यूमेरिकल इसका लेते हैं, ठीक। तो ये न्यूमेरिकल हम लेकर के आ गए इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। क्या हम सीखने वाले हैं कि बैड डेट और इंसॉल्वेंसी, बैड डेट रिकवर्ड, ये सारी चीज़ें कैसे इकट्ठे आने वाली हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो पहला पॉइंट कहता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अभी तक आप जिसने किया था आपने देखा कि माथुर ब्रदर्स की बुक्स चल रही हैं, फलाने की बुक्स ठिकाने की। अब ये एक इंडिविजुअल एंट्री ग्रुप है, इसमें हर एंट्री अपने आप में एक एंट्री है, जरूरी नहीं है कि वो आगे पीछे वालों से रिलेटेड हो, ठीक है। तो एक सिंपल ट्रांजैक्शंस इन्होंने आपको दे दिए हैं जिनको आपको बस एंट्री में शेप अप करना है, ठीक है। 5000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। रमेश से आपको 5000 रुपए मिलने थे जो कि अब नहीं मिलेंगे। सिंपल सी चीज है, बैड डेट में डाल दीजिए। रमेश को जो आपने डेटर एज एन एसेट खड़ा किया हुआ था उसे खत्म कर दीजिए। एसेट को खत्म करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, और बैड डेट एज एन एक्सपेंस को डेबिट कर दीजिए। सिंपल, बैड डेट अकाउंट दिया टू रमेश, एंट्री पास। नरेशन, डेट, फॉर्मेट नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब कोर्ट से आपको इंफॉर्मेशन आ गई कि सोहन से पैसा रिकवर नहीं होगा। रिसीव्ड 60% ऑफ 10,000। आपको सोहन से 10,000 रुपए लेने थे। मैंने अभी पीछे आपको समझाया सारी चीज़ कि कितना उसके एसेट्स थे, कैसे हमने उसको बेचा, सरकार उसको बेचती है, फिर पैसा इकट्ठा होता है, फिर जितने लेनदार होते हैं उनको कुछ परसेंटेज दिया जाता है। तो आपके हिस्से 60% रिकवरी आई। इसका मतलब 10,000 का 60% यानी कि 6,000 रुपए आपको मिले। 4,000 आपके डूब गए। सोहन का खाता 10,000 से खत्म कर दीजिए, रखने का कोई फायदा नहीं है। तो इसकी एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डीआर 6,000, बैड डेट अकाउंट डीआर 4,000, टू सोहन 10,000। काम, सॉरी ये वाला नहीं, काम खत्म। ठीक, क्लियर हो गई? ये आपने नरेशन लिख दिया, काम खत्म, यहां आपका चीज ब्लॉक हो गया। आगे चलते हैं। रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 700। पिछले साल में 700 रुपए की एक बैड डेट आपने राइट ऑफ कर दी थी, मतलब आपने जो जिसने आपको पैसा देना था आपने उसका खाता खत्म कर दिया, बैड डेट एज एन एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। आपकी बुक से ये वाली एंट्री खत्म हो चुकी है। अब वो भला आदमी 700 रुपए लेके आपके पास वापस आ गया है। अब आपने मान लीजिए उसे 1,000 रुपए लेने थे, अब वो 700 देने आया है। 1,000 जो आपने लेना था उसको तो आप खत्म कर चुके हो, उसको तो आपने राइट ऑफ कर दिया पूरा का पूरा। अब वो 700 रुपए दे जाए, 70 रुपए दे जाए, 7,000 रुपए दे जाए, वो जितना पैसा दे जाए उसको सीधा बैड डेट रिकवर्ड में डालिए और अपने रेवेन्यू की तरह ट्रीट करके प्रॉफिट की तरह उसको मान लीजिए। ठीक, तो सिंपल सी एंट्री, कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 700 रुपए, कोई सोचने की बात नहीं है। आखिरी एंट्री, हरी अ डेटर ऑफ 10,000। हरी था जिसने 10,000 रुपए आपको देने थे, इंसॉल्वेंट हो गया, कोर्ट के पास गया, कचहरी के पास गया, उसने कहा भैया मेरे पास कुछ ना है, मेरा दिवालिया निकाल दो, मैं किसी का पैसा वापस नहीं कर सकता। कचहरी ने देखा, इंस्पेक्शन किया, उनके जो भी प्रोटोकॉल्स है, जो फॉर्मेलिटीज उन्होंने पूरी करी, अल्टीमेटली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हरी के पास में कुछ नहीं बचा। तो अब हरी का जो भी सामान होता है उसको कचहरी ने लिया, उसको बेचा वेचा जो भी किया, और ये कहा कि 60 पैसा इन अ रुपी एज फाइनल डिविडेंड फ्रॉम द रिसीवर। हमें ये मिला, 60 पैसा नहीं मिला हमें, कोई 60 पैसे, मतलब 10,000 रुपए लेने थे, 60 पैसे, मतलब ये क्या मजाक बना रखा है? 60 पैसे क्या लेने लेके आए? 60 पैसा नहीं मिला, 60 पैसा इन अ रुपी, 1 रुपए में 60 पैसा। अब 1 रुपए को अगर हम पैसों में कन्वर्ट करें तो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। मतलब जहां 100 पैसे मिलने चाहिए थे वहां आपको 60 पैसे रिसीव हुए हैं। कितने डूबे? 40 पैसे डूबे।
इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको 60% रिकवरी हुई है और 40% बैड डेट हुआ है। सिंपल, समझ में आई बात? तो आपको जितना मिलना था उसका 60% आपको मिल गया और 40% डूब गया। सिंपल। पेमेंट वॉज रिसीव्ड पार्टली इन द फॉर्म ऑफ मशीन वैल्यूड 3500 एंड बैलेंस इन कैश। तो पहले तो हम ये देख लें हमें मिलना कितना था, क्या हुआ, है ना। हमको मिलना था, टोटल हमारा जो लेन था उससे था वो है 10,000 का। 10,000 का ये हम छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे। अकाउंट में फ्लो चार्ट बनाना मुझे बहुत पसंद है, पूरा चीज़ इतना क्लियर होकर आपके सामने आता है ना, आपको मज़ा आ जाता है। ये 60 पैसा इन अ रुपी यानी 60% ये आपको रिसीव हो रहा है, यानी कि 6,000। तो जो बाकी बच गया 40% यानी कि 4,000 वो आपका डूब गया। ये तो सिंपल आपकी एंट्री बन गई बैड डेट अकाउंट, ये आपको नहीं मिलने वाला है। अब जो 60 मिलना भी था यानी कि 6,000 रुपये, उसमें 3500 रुपये की तो उसने हमको एक मशीन दे दी, भाई ठीक है। और जो बाकी के 2500 रुपये थे वो उसने हमें कैश दे दिए। अब इस एंट्री को कंपाइल करो। मिलना किससे था? हरी से। कितना मिलना था? टोटल 10,000 रुपये। कैसे मिला? कितना मिला? 6,000। कितना नहीं मिला? 4,000। 6,000 में से क्या हुआ? 3,500 की मशीन और 2500 रुपया नगद। अब इसको अकाउंट एंट्री में डाल लीजिए, पूरे के पूरे को। चाहे तो एक एंट्री में डाल लीजिए, चाहे 2 बार में करके डाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या इन्होंने एंट्री बनाई है। ये देखिए इन्होंने सब की मिलाकर एक एंट्री बना ली। कैश आपको मिल गया, मशीन आपको मिल गई, बैड डेट आपके एक्सपेंस पैसा डूब गया। कैश आपको मिल गया, एसेट को डेबिट कर दिया। मशीन आपको मिल गई, एसेट को डेबिट कर दिया। बैड डेट मतलब पैसा डूब गया, एक्सपेंस बना के डेबिट कर दिया, क्योंकि एक्सपेंस का बेसिक साइड भी डेबिट होता है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा। और इसके अगेंस्ट में क्या हुआ? हरी जो कि आपका डेटर था, एसेट था, लेना था, अब उससे और कुछ नहीं होने वाला है। उसका खाता आपकी बुक्स में एग्जिस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, उसका खाता पूरे 10,000 रुपये से खत्म कर दीजिए। क्लियर, सिंपल एंट्री, ब्यूटिफुल एंट्री। हो गया टॉपिक कंप्लीट। चलो बाय। तो इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग अकाउंट्स के सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। बीच बीच में जब हम कोई एक बड़ा इलस्ट्रेशन उठाते हैं तो उसमें हमारे पुराने हेडिंग्स भी रिवाइज होते जाते हैं। मेरे साथ साथ चलते रहिए, अकाउंट्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। ओके बाय।